तो म्यूजियम के अंदर जाने का 5 रुपये देना पड़ता है, और जो है पुरातत्व विभाग के अंदर जहाँ स्तूप है उसके लिए 25 रुपये देना पड़ता है। लेकिन ऑफलाइन टिकट आपको मिल जाता है मात्र 30 रुपये में। अगर आप विदेशी हैं तो 30 रुपये आपको पे कर सकता है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये मेरे हाथों में टिकट आ चुका है, हम लोग अब अंदर की ओर जा रहे हैं। और आपको बता दें, खाना एकदम दो दर्जे का था, रद्दी क्वालिटी का था, मज़ा नहीं आया। छोटू को मैंने डांटा नहीं क्योंकि बच्चा था, वो उनके मालिक थे नहीं, उनके पिताजी थे या किसी की दुकान में काम कर रहे थे, उन्होंने बताया नहीं कुछ, शांत थे बच्चे। अब बता दें आपको हम कि ये अंदर हम लोग जा रहे हैं। अंदर दुबे जी थोड़ा सा रोड संभाल के चलना भैया, रोड चलता है कि दोनों का पुरातत्व विभाग अलग है और म्यूज़ियम अलग दोनों बना है। तो हम लोग गेट से अंदर घुसेंगे और हमारी बात फ़िलहाल एक गाइड से हुई है, उनका परिचय भी आपको हम दे देंगे। तो अंदर चलिए, पहले टिकट चेक कराना होगा। यहाँ से भी देखिए ऑनलाइन आप 25 रुपये की टिकट कर सकते हैं, म्यूजियम बाहर 5 रुपये का टिकट कर सकते हैं। चेक कराइए भैया तो भैया, इनको टिकट चेक कराइए। कहा गार्ड साहब कैसे हैं, सब बढ़िया, कहाँ गए है? चला ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। इधर से नहीं जाना, चलो भाई इधर से चलो, इधर से जाना है तो बताया कि आप इधर से चलिए, उधर से घूम के इधर से आना है। तो ठीक है चलते हैं, और पूरी जानकारी आपको मैं इस ब्लॉग में दूंगा। एक विशेषज्ञ हैं उनको साथ में ले लूँगा, उसके बाद आपको दूंगा। ये बच्चा लोग देखो दौड़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं एक विशेष गाइड से अपने हैं। इनका क्या महत्व है, जो बड़ा सा स्तूप दिख रहा है इसका क्या महत्व है, गौतम बुद्ध का इस जगह से क्या महत्व है, मैं सभी चीज़ों को आपको डीपली जानकारी दूंगा अपने इस ब्लॉग 87 पर। उसके पहले मैं बता दूं, हमारे बगल में हमारे गाइड आ चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, गौरव सिंह जिनका नाम है। लास्ट में उनका मैं मोबाइल नंबर भी दूंगा, आप जब भी संपर्क करना चाहें संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे, नमस्कार दुबे जी, नमस्कार। ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जो है आपको गाइड की आवश्यकता पड़ सकती है कि जो आपको जानकारी दे सके। तो चलिए आपको हम मुलाकात कराते हैं, और सबसे बेहतरीन गाइड यहाँ के गौरव सिंह जी से, जो कि इस ब्लॉग में 4 चांद लगाने वाले हैं। नमस्कार गौरव सिंह जी। लाइसेंस मिला है तब से हम लोग गाइडिंग के प्रोफेशन में हैं। ये जो प्लेस आप विजिट करने के लिए आए हैं सारनाथ, वर्ल्ड वाइड ये बुद्धिस्ट साइट के रूप में फेमस है, और भगवान बुद्धा के लाइफ के 4 इवेंट को 4 मोस्ट सेक्रेड प्लेस माना गया इन बुद्धिज्म। पहला है लुम्बिनी इन नेपाल, जहाँ वो बॉर्न हुए थे। दूसरा है बोध गया, जहाँ उनको इनलाइनमेंट हुआ था। तीसरे नंबर पे ये सारनाथ आता है उनके लाइफ सर्किल के अकॉर्डिंग, बट वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस इन बुद्धिज्म। सारनाथ का इम्पोर्टेंस बुद्धिज्म में वो है जो हिंदुओं के लिए काशी और मुसलमानों के लिए मक्का का इम्पोर्टेंस है। और चौथा प्लेस माना गया है कुशीनगर को, जहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और वो जो सामने आप स्तूप देख रहे हैं बड़ा वाला सैंडस्टोन का पार्ट वाला, वो धर्मचक्र स्तूप है, जो कि वहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला सरमन अपने 5 डिसाइपल को धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। ये पूरा सैंड का बना हुआ है, ये सैंड स्टोन से इसको एक्सटेंशन दिया गया था। किस सन में बनाए? ये 5 सेंचुरी एडी में होते थे, क्योंकि वो लोग कैपेबल नहीं होते थे। एक तरह से आप उनको कह सकते हैं भिक्षु, मतलब बैगर, जो उसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, पर चूंकि वो रिस्पेक्टेड चीज़ थी तो उनको भिक्षु वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बैगर नहीं कह सकते उनको। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 5 सेंचुरी BC में भगवान बुद्धा का जो पीरियड था, उनका जब कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके फॉलोअर्स के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया उनकी अस्थियों को लेकर, रेलिक्स को लेकर, और वो उनकी अस्थियों को लेकर 8 अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए। अगर वो कस्टम को हम फॉलो करें तो बहुत पॉसिबिलिटी थी, या तो बुद्धिज्म डेवलप ही नहीं होता, और अगर इनकेस डेवलप होता तो 8 अलग अलग नामों से जाना जाता। बट इन 3rd सेंचुरी BC व्हेन अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म, अशोका सबसे बड़े सम्राट बोले गए हमारे देश के, तो ऑल क्रेडिट गोज टू अशोका कि आज आप बुद्धिज्म के बारे में इतने बड़े पैमाने पे देख सुन पा रहे हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने एज इट इज़ फॉलो किया था जो भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई मेरी मूर्ति नहीं बनाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, इसको धर्म नहीं बनाएगा। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने उनकी कोई मूर्ति या मंदिरों का स्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया था। उनके जो बनाए हुए स्ट्रक्चर थे वो कोरिलेट होते थे भगवान बुद्धा से, और सब डेडिकेट किए गए थे भगवान बुद्धा को, जिसमें कि उन्होंने 7 जगह की अस्थियों को रिकलेक्ट करवाया जो 8 जगह बटे हुए थे, और उसमें से उन्होंने करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूपा का मतलब होता है एक सॉलिड स्ट्रक्चर ओवर द रेलिक्स, जो अशोका का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि उसके बाद जो स्तूप बने हैं वो बनौती स्तूप और इच्छापूर्ति स्तूप, इस तरह के स्तूप बनना शुरू हुए।
तो यहाँ पे उन्होंने 84,000 में 8 बड़े स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से 2 बड़े स्तूप यहाँ पे बने हुए हैं। एक ये बना हुआ है सामने। सबसे पहला आपने वो देखा धर्मचक्र स्तूप सैंडस्टोन वाला, उसके बाद ये जो बड़ा वाला सर्किल आपको दिख रहा है ये धर्मराजी का स्तूप है, धर्मराजी का। अच्छा, ये भी धर्मराज का नाम पड़ा था स्तूप का। जैसे वो तो उन्होंने धर्मराज की स्थापना यहाँ से जो अपना जो है उपदेश दिया था। हाँ, पहला उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, तो उस स्तूप का नाम पड़ा धर्मचक्र स्तूप और इसका पड़ा धर्मराजी का। तीसरा 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर आपका इधर है, जो ग्लास दिख रहा है आपको, उसमें अशोकन पिलर ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल अशोकन पिलर है, 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर। तो ये सब स्ट्रक्चर आपके 2300 साल पुराने हैं। उसके बाद उन्होंने खुद अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्रा को श्रीलंका में भेजा था 2300 साल पहले ही इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। बाद में कई सारे फॉलोअर्स अलग अलग कंट्रियों में विजिट किए थे, जो ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थी। देन 1st century AD was the period of कुशाना डायनेस्टी। तो उसके बाद से ये स्तूपों का कॉन्सेप्ट आने लगा था, तो ये लोग स्तूपा इस तरह से बनाने लगे थे, छोटे छोटे स्तूप बनने लगे थे। तो 3rd century BC के हैं, 1st century। पर्टिकुलर किसी के तो मन्नत, बुद्धिज्म में तो मन्नत जैसा कोई कस्टम ही नहीं है, क्योंकि अगर हम उनको फॉलो करते हैं भगवान बुद्ध को, तो बुद्धिज्म इज जस्ट फिलॉसफी, द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है। तो जब इच्छाएं नहीं है तो आप मन्नत क्या मांगेंगे? जब आपकी कोई इच्छा होगी तब ना मन्नत मांगेंगे। भगवान मेरे पास कार आ जाए तो मैं कार से दर्शन करने आऊँगा आपके यहाँ। तो उनको जब किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं थी और उनके कस्टम इतने स्ट्रांग होते थे कि अगर उनको वो निकलते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो उनकी अगर पर्टिकुलर 10 रुपये की नीड है डेली, तो उसमें 1st century AD में बोधिसत्व के स्ट्रक्चर डेवलप हुए। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड था 5th century AD। अभी आप पहले इस मॉन्यूमेंट को देख लीजिए, एब्सिडल चैत्य, वो टनल्स थी, जहाँ से ये चुनार मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बगल में, वहाँ पे एक प्लेस है चुनार के सैंडस्टोन से ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। यहाँ से आता था, सप्लाई होती थी। जैसे चुनार, ये वहीं तक गया है, चुनार तक नहीं, चुनार पे तो रिवर गैंजेस का बैंक है, तो वहाँ से रिवर गैंजेस पे बम्बूस के जरिए स्टोन्स को कैरी किया जाता था। यहाँ एक नदी और है वरुणा नदी, जो कि गंगा जी में जाके मिल जाती है। फिर उस वरुणा नदी से ये इधर आते थे, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर फॉर है फ्रॉम द गेट। उसके बाद वहाँ से ये टनल्स के जरिए यहाँ पे ले आए जाते थे। तो मॉडर्न आर्ट की सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन थी कि उनके मोस्टली जो स्ट्रक्चर थे वो मोनोलिथिक थे, मतलब वन रॉक को कट करके डिजाइन दी जाती थी। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि अलग अलग से लिया के बना के जोड़े गए हों। तो जैसे मैं बात कर रहा था 5th century AD गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड की, वो एक ऐसा पीरियड था कि वो हिंदू राजा होकर बुद्धिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे। अब उनके प्रमोट करने के चक्कर में पूरा कस्टम ही चेंज हो गया बुद्धिज्म का। जो 1000 साल फिलॉसफी बन के चला, वो अब कन्वर्टेड इनटू रिलीजन। यहाँ पे जैसे कि भगवान बुद्ध के जो कर्ली हेयर के स्ट्रक्चर आए हैं, वो 5th century AD से बनना स्टार्ट हुए। दूसरा, ये जो आप रिमेन्स देख रहे हैं इस पिलर के पीछे वाला, ये 525 BC से लेके 485 BC के बीच में भगवान बुद्ध का निवास स्थान हुआ करता था। उसको इन्होंने 61 मीटर हाइट का बिग एंड ह्यूज टेम्पल की शेप दे दी, मूलगंध कुटी। मूलगंध कुटी का मतलब है, मूल मीन्स मेन, गंध मीन्स महक और कुटी मीन्स हाउस। तो भगवान बुद्धा के निवास की महक यहीं पे है। उसके बाद जो सैंडस्टोन वाला आपने धर्मचक्र स्तूप का पार्ट देखा था, वो एक्सटेंशन दिया गया था 5th century AD में गुप्ता पीरियड में, जिसमें कि उन्होंने उसको एक्सटेंशन देके सैंडस्टोन का पार्ट बनाया ओवर द स्तूपा ऑफ अशोका। और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को बनाने के बाद जो सैंडस्टोन में आपने विंडो की शेप देखी होगी, वो टुकड़े इसी अशोक स्तंभ के टूट के दिए गए। हाँ, तो वो जो उसमें विंडो की शेप आपने देखी थी, उसमें स्तूपा में वो आर्ट बनाई गई थी और उनमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों को एस्टेब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं अगर हम पिलर की, तो ये जो मिड में आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और ऑल आर द फ्रेगमेंट ऑफ दिस पिलर, इंक्लूड द लॉयन कैपिटल, जो कि नेशनल एम्बलम है। और ये पुरानी नोटों पे बड़ा दिखता है और बाकी नई नोटों पे तो बहुत छोटा हो गया है। ये है नेशनल एम्बलम हमारा, 4 लाइन का लॉयन कैपिटल। इसके ऊपर अशोकन चक्र था 32 स्पोक्स वाला। उसके बाद ये 24 स्पोक जो हमारे नेशनल फ्लैग में भी हैं, ये 24 स्पोक्स का व्हील ऑफ लॉ था, धर्म चक्र। उसके बाद 2 व्हील ऑफ लॉ के बीच में अल्टरनेट 4 एनिमल बनाए गए थे।
हॉर्स है, बुल है, एलिफेंट है एंड लॉयन। उसके बाद नीचे रिवर्स लोटर। तो ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया था, ये इसकी पूरी हाइट थी करीब 50 फीट। तो और उसमें सबसे यूनिक फीचर इसकी थी कि आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि 2300 साल पुरानी आर्ट कितनी डेवलप थी कि ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर थे, मतलब एक पत्थर पे कट करके डिजाइन बनाई गई थी। ऐसा नहीं था कि लॉयन 4 अलग से बना के उसमें पेस्ट किए गए हो। अब आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो हम पिलर का पार्ट मान ले तो उसके ऊपर रिवर्स लोटस को 6 हथौड़े से बनाया गया, उसके ऊपर व्हील ऑफ लास्ट 4 बनाए गए, 4 एनिमल बनाए गए, उसके ऊपर फिर 4 लॉयन, उसके ऊपर 32 स्पोक्स का अशोकन चक्र। है कहाँ? वो म्यूजियम में बना के, और आगे मंदिर का स्ट्रक्चर दिया गया। ये सब देखिए अलग अलग पीरियड के हैं। जैसे कि पहले राउंड स्तूपा बनते थे 7th सेंचुरी एडी में, जब पाल डायनेस्टी यहाँ एस्टेब्लिश। मतलब क्या था बनाने का? स्तूपा देखिए ये सब मनौती के स्तूप है। जब मन्नत मांगी जाती थी तो इधर स्तूपा के सामने वाले पार्ट में मनौती स्तूप बनते थे। जब विश ग्रांट होती थी उस समय तक मंदिर डेवलप हो गया था, तो वो मंदिर के सामने वाले पार्ट में बनाए जाते थे विश कंप्लीट स्तूपा। अब ये सब देख रहे हैं आप, जो छोटे छोटे रिमेन्स दिखे हुए लगे हुए हैं, इनको रीस्टोर किया गया है। रीस्टोर किया गया ना। एक्सकेवेशन में जब निकले हैं तो जैसे आप उधर की तरफ देखेंगे, वो पत्थर जो दिख रहे हैं सब मंदिर का पार्ट है। आप इमेजिन कीजिए 61 मीटर हाइट का मतलब हो गया करीब 200 फीट अप्रॉक्स। और 200 फीट का मतलब अगर हम 10 फीट का एक कमरा निकालते हैं तो 20 स्टोरी की बिल्डिंग हो गई। अब इधर भी देखिए रूम की शेप दिख रही है। आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे मेडिटेशन रूम अलग बनाया गया, प्रेयर रूम अलग बनाया गया, और बेडरूम उनका अलग बनाया गया, डाइनिंग रूम उनका अलग बनाया गया। तो पीछे ये कुआं नहीं है, ये है ऑब्जर्वेटरी जो टाइम को देखने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, इसमें तो वहाँ जाया जा सकता है? हाँ, जाया जा सकता है। देखिए टाइम का कैसे मालूम चलेगा? ये देखिए बना हुआ है ना सब, हाँ ऊपर नीचे करके। हाँ। ये देखिए इधर से देखिए, फिर उधर नीचे हुआ है, फिर इधर नीचे हुआ है, फिर इधर नीचे कट किया गया है। टाइम को बता देते। तो ये सन की जैसे पड़ती है, जैसे अब वहाँ शैडो आ रहा है, तो अगर वो शैडो है इस समय जो टाइम हो रहा है 2:34, तो मतलब 2:30 बजे के आसपास इतना शेड रहेगा। क्योंकि इधर आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो अब ईस्ट से जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी पहले इधर से पड़ेगी, फिर जब उधर हाफ क्रॉस कर जाएगा तब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी आपको ये ईंटें दिख रही हैं, पहले तो ये ईंट एक भी नहीं है। ये सब पकी हुई मिट्टी बोली जाती थी, टेराकोटा। यहाँ एक भी ईंट नहीं है। ईंट का मतलब हो गया कि आपका एक फिगर हो जाना चाहिए और एक ही बराबर पकनी चाहिए, वो ईंट हो गई। अब इसमें देखिए जो ज़्यादा पक गई हैं वो काली पड़ गई हैं, जो कम पकी हुई हैं वो लाइट हैं। और ज्यादा है, कोई मोटी है, पतली ज्यादा। हाँ, मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर सेम नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ से मैं 2 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया वो टेम्पल, तो देखिए वो जो पिलर दिख रहे हैं आपको, सैंडस्टोन वाले पिलर दिख रहे हैं ना, पिलर दिख रहा है, वो 4 पिलर हैं, उनमें मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया था। और जब यहाँ विहार मोनेस्ट्री का कस्टम आया, जो रेसिडेंस प्लेस होता था मॉन्क्स का, तो इसका पूरा नाम पड़ गया मूलगंध कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार। अच्छा। अब इन्हीं के जो रिमेन्स थे वो ने वहाँ पे पीछे की तरफ दिखाए थे आपको, और इसके टॉप का पार्ट आप देखेंगे तो इधर है, वो जो 4 पत्थर रखे हुए हैं स्टेयर्स के बगल में, ये रिप्लेस कर दिए गए इधर-उधर कई जगह उठा कर वहाँ से। तो वो पत्थर जो थे उनमें जो राइट से सेकंड वाला शिखर का पार्ट आपको दिख रहा है, वो और वो जो पेड़ के पीछे शिखर दिख रहा है, पेड़ के पीछे, हाँ, दोनों सिमिलर है। अच्छा। तो वो मंदिर बनाया गया था 1931 में श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, और वो इस मंदिर की रेप्लिका है, उसका भी नाम मूलगंध कुटी विहार है। इसका रखरखाव मैंने सुना है कि श्रीलंका देश के। देखिए ऐसा था ना, उस मंदिर का निर्माण कराया था अंगारिका धर्मपाला, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के नोबेल सन थे, और यहाँ पे जो सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी, उसके वो फाउंडर थे। तो महाबोधि सोसाइटी ही मोस्टली सारे मंदिर जो बने, जैसे यहाँ पे चाइनीज है, जापानीज है, तिब्बतन है, थाई मोनेस्ट्री है, बर्मीज है, म्यांमार है, कोरियन है, सब अलग अलग कंट्रियों के यहाँ टेम्पल बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से वो जो सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए उनकी अपनी एक बॉडी तो ओन है ही है, और उन सब के ऊपर महाबोधि सोसाइटी है। ये जो साइट आप घूम रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की बॉडी है। तो इसमें जो जैसे बुद्धिस्ट लोगों के लिए मैंने आपको बताया सारनाथ काशी और मक्का के बराबर है, तो वो लोग आते हैं तो यहाँ पे जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो ये इन पे गोल्डन फॉइल्स वगैरह स्टिक कर देते हैं, कई बार इन पे चढ़ जाते हैं। तो वो उनके लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिकल वालों का कहना है कि आपके लिए रिलीजियस है, आप पूजा पाठ कीजिए,
तो जो आप वो बैरिकेडिंग वगैरह देख रहे हैं वो सब आर्कियोलॉजिकल वालों ने कराई है, क्योंकि ये लोग पहले उस पर चढ़ जाते थे, उस पर गोल्डन फॉइल वगैरह स्टिक करते थे। तो हाँ, ये गोल्डन फॉइल ये बहुत हार्मफुल होते हैं इन पत्थरों के लिए, क्योंकि अगर इनकी साफ़ सफाई करनी होगी तो इनको पूरा ब्रश से रब करना पड़ेगा, तब ये छूटेंगे, तो जिससे इन स्टोन्स की लाइफ कम हो जाती है। गोल्डन कलर क्यों लगाते हैं? गोल्डन फॉइल मोस्टली जो थाई पर्सन, बर्मीज, म्यांमार के लोग होते हैं, उनका बिलीव होता है कि जब इनको इनलाइनमेंट हुआ था भगवान बुद्ध को, तो उनकी पूरी होल बॉडी गोल्डन हो गई थी। अच्छा। तो वे ऑफर करते हैं उनको। तो इस तरह से अब उस मंदिर के बाद जो दूसरा मंदिर बना ये पंचायतन टेम्पल, ये इनके 5 डिसाइपल जिनको उन्होंने पहला सरमन दिया था, कौंडिन्य, वप्प, महानामा, अश्वजीत और भद्दे, ये 5 डिसाइपल थे उनके, जिनको डेडिकेट करके ये मंदिर का निर्माण कराया गया बाद में। तो इसमें एक सेंटर में सीट दी गई है, 4 अराउंड सीट दी गई है। सीटों में ये कोई लॉजिक नहीं है कि बीच में कौन बैठता है, क्योंकि मंदिर डेडिकेट करके बाद में बनाए गए हैं, तो उनके समय में नहीं था कि कौन बीच में बैठ रहा है। और ये भी माना जाता है कि जब भगवान बुद्ध ने पहला सरमन दिया था तो उसके बाद कि अब हमें कल से क्या करना है, किस तरह से बैगिंग के लिए निकलना है, किस तरह से मेडिटेशन करना है और किस तरह से भगवान बुद्ध सरमन देंगे, उनको जो भी उनके डिस्कशन हुए थे वो यहीं पे हुए थे। और हमारे जो इंडिया के ग्रामीण इलाकों में पंचायत के कॉन्सेप्ट में पंचों का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ इन्हीं के बाद से माना जाता है। चलिए आगे। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे पूर्ति स्तूपों का क्लस्टर है। इच्छापूर्ति। तो यहाँ 3 काइंड ऑफ स्तूपा हो गए, रेलिक्स स्तूप, मनौती स्तूप, इच्छापूर्ति स्तूप। तो ये 3 प्रकार के स्तूप मिला के करीब 107 स्तूपों का क्लस्टर है ये। 107 107। ये स्तूप कब से कब तक बने? ये आप मान के चलिए कि 3rd सेंचुरी BC से बनना शुरू हुए और 12th सेंचुरी AD के बीच तक बनते रहे। उसके बाद 12th सेंचुरी AD में ऐसा पीरियड था कि यहाँ पे बुद्धिज्म इतने पीक पे था हिंदुस्तान में कि हिंदुज्म खत्म होने के कगार पे था। अच्छा। क्योंकि मोस्टली उस समय तो कोई बहुत ज़्यादा मुस्लिम इन्वेंटर्स यहाँ नहीं आए थे, तो जो भी बुद्धिज्म में जाता था वो हिंदू रिलीजन से ही जाता था। तो इनके नंबर अपने आप कम होने लगे और दूसरी तरफ उनके नंबर बढ़ रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य जी को क्रेडिट गया कि उन्होंने हिंदुज्म का रिबर्थ कराया इन इंडिया। जो उन्होंने 4 धामों की यात्राएं करी, मठों और आश्रमों का निर्माण कराया, जिससे हिंदुज्म तो रिवॉल्व हुआ पर बुद्धिज्म को नुकसान नहीं पहुंचा। बुद्धिज्म के नुकसान के पीछे सबसे बड़ा कारण था बख्तियार खान खिलजी, जिसको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यहाँ से लेकर नालंदा तक जितने भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, उनमें जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस के स्ट्रक्चर्स हैं, मूर्तियाँ, मंदिरों के स्ट्रक्चर्स हैं, सबको डिमोलाइज कर दिया जाए। और अगर इनकेस आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो, आप मूर्तियां पूरी तरह से न तोड़ पाए तो उसको डिसफिगर कर दो। किसी का गर्दन काट दिया, नाक काट दिया, हाथ काट दिया, आगे बढ़ गए। उसके बाद इधर से आ जाइए। जो मोनेस्ट्री पे जब वो अटैक करता था मॉन्क्स को किल कर देता था, जिसकी वजह से जो जितने भी मॉन्क्स थे बचे हुए वो डर के मारे यहाँ से स्केप होते हुए तिब्बत, नेपाल, भूटान वगैरह के रास्ते चाइना की तरफ स्केप कर गए। तो अब यहाँ 12th सेंचुरी AD के बाद बुद्धिज्म खत्म हो चुका था। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धिस्ट ही खत्म हो गए थे। तो बुद्धिज्म के बारे में बात करने वाला कोई था नहीं, इसका सिग्निफिकेंस कोई जानता नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे बुद्धिज्म डेवलप नहीं हो पाया। उसके बाद जो आप लोगों ने देखा था धर्मराजी का स्तूप आगे, अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा। तो 12th सेंचुरी AD से लेके 18th सेंचुरी AD के बीच में 600 साल का पीरियड था। आप कहीं घर से बाहर 10 दिन के लिए आप कहीं टूरिज्म के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से जाते हैं, कहीं रिलेशन में शादी वगैरह है, तो 10 दिन के बाद आने के बाद पहला काम आपका होता है घर की क्लीनिंग करना, क्योंकि इतनी लेयर हो जाती है डस्ट की। और मैं बात कर रहा हूँ 600 सालों की, तो 600 साल में तो यहाँ कितना मड आया होगा। तो ये पूरी की पूरी साइड जो आप देख रहे हैं, आप इधर से देखिए, जो सब आपको दिखेगा कि नीचे की तरफ है, ऊपर की लेयर जो है वो अलग है। अच्छा। तो ये सब मड के नीचे दबे हुए थे, सब मंदिर वगैरह सब, बस खाली जो विजुअल थी चीजें वो ये स्तूप था और धर्मराजी का स्तूप। धर्मराजी का स्तूप को 6 टाइम एक्सटेंशन मिला था और वो इसकी हाइट हो गई थी 31 मीटर, और इसको एक ही टाइम एक्सटेंशन मिला था, पर इसकी हाइट है 33.5 मीटर सरफेस से और 6 मीटर नीचे तक इसका फाउंडेशन गया है, नीचे तक। उसके बाद इसका डायमीटर जो है नहीं, स्तूपा मीन्स सॉलिड स्ट्रक्चर, और इसका डायमीटर है 28.5 मीटर। इतना बड़ा स्तूप बनाने मतलब
अब देखिए अशोका ने तो रैलिस को प्रिजर्व करने के लिए बनाया, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पिक्चर रही होगी कि जो भगवान बुद्ध के साथ रहते थे डिसाइपल्स, उनके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं हुआ और वो कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह झगड़ा करके अस्थियों को लेके बट गए। तो बाद में हो सकता है कोई और भी निकाल ले, तो उसने उस रैलिस को रखा, उनके ऊपर सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिए ताकि रैलिस तक कोई पहुंच ना पाए। स्ट्रक्चर का एक प्रारूप शिवलिंग टाइप कर दिया। देखिए ऐसा है ना, आप लोग जानते हैं उसके, जैसे अब हम लोग के क्षेत्र में जैसे बहुत सारे डीह बाबा बोले जाते हैं, तो वो तो कॉन्सेप्ट पहले से ही चला आ रहा था। कहीं टीला लगा दिया, ये डी बाबा हो गए, दैत्रावीर बाबा हो गए। रहता सबका प्रारूप लगभग क्या की स्ट्रक्चर किसका? लगभग सब होता है। हाँ हाँ, देखिए एक तो बुद्ध पूर्णिमा है सबसे मेन, वो क्योंकि उनका बर्थ प्लेस और डेथ प्लेस एक ही दिन था, वहाँ पे इसकी पूरी रैली निकाली जाती है। और बुद्धिस्टों के लिए तो जैसे मैंने बताया कि मक्का मदीना और काशी के बराबर है, तो ये तो 365 दिन यहाँ आते हैं। अब इस समय चूंकि आप कोविड चल रहा है, इसका इम्पैक्ट है, इसलिए आपको कोई बुद्धिस्ट नहीं दिखा। नहीं तो आप किसी भी सीजन में आइए, जैसे कोविड का सीजन खत्म होता है, उनका थोड़ा सा डर खत्म हो जाएगा लोगों में, तो मोस्ट प्रोबेबली कि नवंबर दिसंबर से आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे सब बुद्धिस्ट, जो कि हज़ारों की संख्या में डेली आते हैं। हज़ारों संख्या होती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो इकोनॉमिक इनकम होती है वो मोस्टली उन्हीं पे डिपेंड है। हाँ, इंडिया से कितनी हो जाती है? क्योंकि सार्क कंट्री का तो 25 रुपये का टिकट है, बट चाइनीज़ वगैरह का जो है वो 300 रुपये का टिकट है। फॉरनर्स जितने हैं उनका 300 रुपये का टिकट है। ये पिलर तो लगाएगा, ये तो बैरिकेडिंग मैंने बताया ना, आर्कियोलॉजिकल वालों ने इनको प्रिजर्व करने के लिए की है, नहीं तो ये इसी पे परिक्रमा करते थे। और ये जैसे काला काला हो गया है ना सब, यहाँ पे वो बड़े बड़े हैवी कैंडल्स वगैरह दिए वगैरह लगा के चले जाते थे। और एक साल में पूजा होती थी काल चक्र की, उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑयली दिए रहते थे, जिसकी वजह से ये पूरा डार्क हो गया। तो अब इनके लिए वो स्टैंड बना दिया गया है कि आप वहाँ पे अगरबत्ती दिए लगाइए अपने। हाँ, और ये परिक्रमा करने के लिए पूरा पथ बना दिया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है कि आप उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका ना मोस्टली सारा पार्ट खत्म हो चुका है, एक बाहर की तरफ मोनेस्ट्री बची हुई है, विहार मोनेस्ट्री। अब इसमें एक, जैसे इसका मैंने बताया कि इसका एक नाम था धर्मचक्र स्तूप, अनदर नेम इज धम्मेक स्तूप, मेड बाय 2 वर्ड्स, धम्म प्लस एक। धम्म पाली वर्ड होता है जिसका मतलब होता है धर्म, और एक न्यूमेरिकल हो गया 1 2 3 वाला, उसका मतलब हो गया एक्सटेंशन। तो बुद्धिज्म का एक्सटेंशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो अगर अब देखा जाए तो 3 तरह से हम बात को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो 4 प्लेसेस हैं, तो उनमें तो डेथ प्लेस हो गया, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। उसके बाद जो 3 प्लेस बचते हैं, पहला लुम्बिनी है, बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धार्था। दूसरा बौद्ध गया है, इनलाइनमेंट प्लेस, तो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, क्योंकि इनलाइनमेंट के बाद वो बुद्ध कहलाए। और तीसरा है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, सारनाथ। उनका आपने सरमन सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया कि भगवान बुद्ध ने कहा था कोई मेरी मूर्ति नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, धर्म नहीं बनाएगा, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ, उन्होंने कहा बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध मीन्स ज्ञान की शरण में जाओ। बुद्धिज्म में 2 वर्ड बहुत सिमिलर हैं, निर्वाणा और महापरिनिर्वाणा। हिंदू रिलीजन में जो मोक्ष की बात की जाती है वो मरने के बाद की बात है, और वो भी डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले का कस्टम था कि जो ये साउथ इंडियन, गुजराती, राजस्थानी, बंगाली, बिहारी जितने लोग थे, इनकी कम्युनिटी ने अलॉन्ग द रिवर गैंजेस बहुत सारे आश्रम और धर्मशालाएं वगैरह बनवाई थी। तो लोग क्या करते थे कि जब 80 ईयर ओल्ड क्रॉस हो जाते थे, लगता था कि अब मृत्यु निकट आ गई है, तो लोग आके यहाँ 2 साल 3 साल तक मोक्ष के लिए स्टे करते थे। तो मोक्ष आपको इस तरह से नहीं मिल सकता है कि आप काशी में आ गए तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए आपको जो कर्म आपने खराब किए उनको सुधारने के लिए भी तो कर्म करने पड़ेंगे। ग्राउंड से बनते हैं कर्म। तो इस तरह से यहाँ पे मोक्ष की नगरी काशी को बोला जाने लगा। और बुद्धिज्म में क्या है, वो लोग जीते जीते मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसी को कहा जाता है निर्वाणा। निर्वाणा मीन्स इनलाइनमेंट होना। ये कपड़े तो जो है थाईलैंड वाले आए होंगे कोई, वो बांध के जाते हैं। उनकी कोई मानता होगी अपनी, सबके अपने अपने कस्टम हो गए ना। अब आज के डेट में बुद्धिज्म को कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आप 2300 साल पुराना, 2500 साल पुराना बुद्धिज्म डिस्क्राइब कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। बुद्धिज्म पहले सोच थी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कस्टम बन गई। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिकता मार्ग, उनका तो नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध तो बुद्धि प्राप्त हो गई तो बुद्ध हो गए। बुद्ध हो गए।
तो बुद्ध तो वही कह रहे बुद्ध की ओर जाओ, उन्होंने यही कहा कि बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, अल्लाह की सिद्धार्थ शरण में जाओ। संघ की शरण में जाओ। संघ की शरण में मतलब आप मॉन्क बन जाओ। धम्म की शरण में मतलब कि आप संघ में आ जाओ। संघ में आ जाओ। तो ये था उनका उसका मतलब। आइए इधर से एक चीज दिखाते हुए आप लोग को फिर बाहर निकलते हैं। बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। वही अशोका ने कलिंगा की वॉर के बाद ही तो बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। लेकिन देख रहे हैं आप नीचे, ये सिंबॉलिक स्टोन है, इसी को टच करके लोग बुद्धिस्ट लोग विश मांगते हैं, उसके बाद अपनी अपनी परिक्रमाएं पूरा करते हैं। ये वो पत्थर है। बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं इसको बुद्धा फीट। हो गया। ईंटों का बना हुआ है। ये जितने प्लेन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये रिस्टोरेड है, और जो कार्विंग वाला पार्ट दिख रहा है वो ओरिजिनल है। मतलब ये हमें लगता है इतने ही थे, उसके बाद इसको रिस्टोर कर दिया गया था। आप यहाँ से देखिए ना, क्लियर देखिए, जो ये कार्विंग आ रही है, कोई उतने पे कार्विंग क्यों छोड़ेगा। सही कह रहे हैं। उसके बाद पत्थर देखिए प्लेन लगते चले जा रहे हैं। पत्थर तो कुछ ऊपर अच्छा, चैन तो ऊपर से आए, मतलब ऊपर लोग जाते होंगे। हाँ, तो ये तो रेनोवेशन के लिए जाएंगे ही ना। ये सब देखिए हुक लगा हुआ है ना चारों तरफ, उस पे ईंटों वाले पे भी हुक लगा हुआ है, इसमें नीचे सैंडस्टोन वाले पार्ट में भी हुक लगा हुआ है। में जैसे घास उग जाती है, पीपल का पेड़ उग जाता है। ये देखिए, ये धर्मराज जी का स्तूप है। ये इसके साथ दुर्भाग्य ये था कि नीचे से ही ब्रिक्स वर्क था। तो 1794 में बनारस के राजा चेत सिंह और उनके दीवान जगत सिंह मार्केट बनाने की प्लानिंग कर रहे थे इनसाइड द सिटी। अच्छा। उनको लगा कि खाली ईंटों का कलेक्शन है, तो वो ईंटें तुड़वाने चक्कर में पड़ गए। वो ईंटों की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरा स्तूपा 31 मीटर स्तूपा तोड़वा के, आज के डेट में इसकी हाइट 1.5 मीटर भी नहीं है। पूरा ईंटा उखाड़ के ले जाके मार्केट डेवलप कर लिया। 31 मीटर ऊंचाई। बताएं का एक मोहल्ला भी पूरा इसमें बसा हुआ है सीटों से निकाल के। हाँ, वही तो वही जगतगंज और चेतगंज, जगतगंज चेतगंज का बनारस के दो, मतलब पहले तो अब तो मॉल्स का कस्टम आ गया है, तो अलग अलग प्लेस डेवलप हो चुके हैं। बट अगर हम 15 साल 20 साल पहले की बात करते हैं तो लहुरा भी एक प्लेस था जो हार्ट ऑफ सिटी बोला जाता था। उधर से ही आपका मैदागिन का रास्ता चला जाता था, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती थी, जैसे गल्ला मंडी है थोक की, मेडिकल स्टोर थोक का है, पेंट का बाजार थोक का है, मंदिर जैन टेम्पल। हाँ, वो जैन टेम्पल है, जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का मंदिर है, जहाँ पे उनका वर्थ प्लेस, वर्शिप प्लेस और डेथ प्लेस सब यहीं पे था। तो उनके डिसाइपल्स ने 1931 में आसपास इसको बिल्ड कराया था। यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर भी है कैंपस के अंदर। सारंगनाथ महादेव स्टेशन के पास, स्टेशन के पास है। तो जब ये टूटा है तो ग्रीन कलर के मार्बल कास्केट में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ पाई गई थी। अच्छा। तो वो अस्थियाँ तो गंगा जी में फेंकवा दी गई, और मार्बल कास्केट आज भी रखा हुआ है कैलकाटा म्यूजियम में। देन उसके बाद 1798 में डंकन एंड कर्नल मैकेंजी ब्रिटिश थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसके आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। उसके बाद 1835 में लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, और उनको इंडिया में बोला जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम 1835 में इस साइट को एक्सकेवेट किया था। उसके बाद ये साइट डिफरेंट मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिफरेंट टाइम पे, जैसे कि मेजर किट्टो थे, ऑर्टेल थे, और जॉन मार्शल थे, दयाराम साहनी, लास्ट जो 5वीं बार एक्सकेवेशन किया गया था 1900 समयों में अलग अलग लोगों द्वारा 1915 में लास्ट एक्सकेवेशन की गई थी। दयाराम साहनी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एकमात्र थे। म्यूजियम में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? म्यूजियम में आपको नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा, बोधिसत्व वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड जो है वो बुद्धिस्ट गैलरी है, वहाँ भगवान बुद्ध के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। कुछ बाद में बुद्धिज़्म में भी गॉड एंड गॉडेसेस के स्ट्रक्चर आना शुरू हो गए थे, तो जैसे उसमें आपको तारा देवी मिलेंगी, वसुधारा मिलेंगी, जंभल मिलेंगे, अपराजिता है, मारीची है, और बोधिसत्व के कई सारे स्ट्रक्चर है, जैसे बोधिसत्व मैत्रेय, बोधिसत्व पद्मढ़ी। उसके बाद जब राइट कॉरिडोर में जाएंगे तो वो हिंदू गैलरी कही जाती है, उसमें आपको नवग्रह की मूर्तियाँ मिलेंगी। फिर उसके बाद आपको भैरव हैं गरुड़ पे बैठे हुए, स्तंभ का ऊपर का पार्ट भी वही है। हाँ, वही तो मैंने सबसे पहले बताया था, नेशनल एम्बलम। अब ये देखिए, आपकी है विहार मोनेस्ट्री। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको स्कूल कॉल करते हैं तो उधर की 5 मोनेस्ट्री स्कॉलर्स के लिए हो गई, ये प्रोफेसर्स के लिए हो गई। अब अगर स्ट्रक्चर बेस पे जाते हैं तो उनको अगर हम बजट होटल कहेंगे तो इनको स्टार कैटेगरी का होटल कहेंगे,
ये बाहर जो 2 रूम दिए गए हैं ये गार्ड रूम है, पीछे इनका रिसेप्शन होता था, लेफ्ट विंग और राइट विंग इनके लिविंग प्लेस थे। ओपन कोर्टयार्ड खाली इन्हीं की मोनेस्ट्री में बनाया गया था, वेल सातों मोनेस्ट्री में दिए गए थे। और वो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो जो चेंज हो गया है वो इनका गेस्ट रूम होता था। हर मोनेस्ट्री 2 स्टोरी या 3 स्टोरी हुआ करती थी। तोड़ दी गई। हाँ, और ये भी माना जाता है कि ये साइड अभी भी 30 फीट नीचे तक है। तो इधर आप राइट में देखेंगे तो स्टेयर्स वगैरह बनी हुई हैं। और ये भी माना जाता था कि ये जो 7 नंबर की मोनेस्ट्री जो कैंटीन पर्पज में यूज़ में आती थी, ये दोनों मोनेस्ट्री इंटरकनेक्टेड होती थी। तो ये नीचे से ही अपना सारा इनका फूड सप्लीमेंट होता था, और उसके बाद ये जब वर्शिप करनी होती थी धर्मराजिका की तो यहीं से नीचे से निकल के आ जाते थे लोग। तो यहाँ पे मेरा पार्ट खत्म होता है एक्सकेवेशन साइट का। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। पूरा परिचय एक बार और दे दीजिए। मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है और 2012 से हम लोग को गाइडिंग का लाइसेंस मिला था। यूपी स्टेट लेवल के हम लोग गाइड हैं। और आपका मूल निवास है? हमारा मूल निवास बनारस ही है। सारनाथ से मेरा घर पड़ता है करीब 7 किलोमीटर पार। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9451878087। मतलब आपसे जब भी कोई यहाँ पे सारनाथ घूमने के लिए आए तो आप गाइड के तौर पर गाइड करेंगे इस मोबाइल नंबर पर। मैं आपका मोबाइल नंबर अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग 87 में इसको मैं डाल दूँगा। जिस भी भाइयों को जो मेरा वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, आप गौरव सिंह जी के पास आइए और आपको बेहतरीन रूप से गाइड करेंगे। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का सारनाथ में, जो भी आना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, ये जो आपने जानकारी हम लोग को दिया, क्योंकि ये इस वीडियो के माध्यम से ये सभी दर्शकों तक जाएगा जो इस वीडियो को देखते हैं, जो इस ब्लॉग को देखते हैं। अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं, बाहर निकलेंगे, म्यूज़ियम की ओर बढ़ेंगे। म्यूज़ियम में जिस प्रकार गौरव जी ने हमें बताया कि म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, उन्होंने ब्लॉग में हमें बताया था, उन सब के दर्शन करने के लिए हम लोग की आंखें एकदम तरस रही। कितनी जल्दी हम लोग म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश करें। जब हम लोग आए तो सबसे पहले पुरातत्व विभाग में आए, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम को देखने। चलिए बने रहिए। अब हम लोग आ गए म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम के अंदर एंट्री कर लिया, लेकिन गेट पे ही गेट कीपर ने बताया कि भैया देखिए अपना मोबाइल और बैग यहाँ पे जमा कर दीजिए, अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये हम लोग खड़े हैं एंट्री गेट पर ही। अब अपना बैग और मोबाइल सब यहाँ जमा कर देंगे, केवल खाली हाथ अंदर जाना है और म्यूज़ियम की सुंदरता को अपनी आँखों के कैमरे से कैद करके बाहर आना है। तो बाहर आके हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि हम क्या देखें म्यूज़ियम के अंदर। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। नमस्कार। बहुत मज़ा आया। देखिए म्यूज़ियम के बाहर हम आ गए हैं। म्यूज़ियम के अंदर समझ लीजिए हमें 1.5 से 2 घंटे लगे, और अगर आपको 2 से ढाई 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि आप अगर अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से नज़र आप फेरना चाहते हैं, तो म्यूज़ियम के अंदर आप टाइम दे सकते हैं। आपको बता दें दोपहर में अगर आए तो सर पे कैप ऑफ लेके आए भाई साहब, बहुत धूप रहती है, एकदम हालत ख़राब हो गई। आपने देखा जो हमारा ये अभी पुरातत्व विभाग यानी स्तूप वाले जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिया था, वहाँ पर घूमने में जो है हालत ख़राब हो गई। बहुत धूप था इस ब्लॉग को बनाने में, या तो हो सकता मौसम अच्छा रहे तो बहुत ही मज़ा आता। तो अंदर कैमरा ले जाना म्यूज़ियम के अंदर अलाउड नहीं था। एक यहाँ पर जानकारी मिली एक जू भी है, जू भी आप घूम सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास टाइम बचा नहीं है, 4 बज गए हैं, मुझे वापस प्रयागराज जाना है। और पूरा टाइम मेरा आज मॉर्निंग से लेके अभी तक का जो है सारनाथ पे ही बीत गया। अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं एक दिन रुकता, स्टे करता और बाबा विश्वनाथ काशी के मंदिर जाता और 80 घाट दोनों को अपने ब्लॉग में कवर करता। लेकिन इस शूट को मैं फिर कभी आपको शूट करके दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में। फ़िलहाल ये ब्लॉग अभी तक केवल प्रयागराज से सारनाथ के बीच का था। अब मैं वापस प्रयागराज की ओर निकलूँगा। लेकिन आपको बता दूँ यहाँ पर कुल मिला के यह देखने को मिला कि अगर आप मेरे वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको गाइड की शायद आवश्यकता ना पड़े, लेकिन गाइड की आवश्यकता पड़े तो मैंने एक गाइड किया था, क्योंकि मैं अधिक से अधिक नॉलेज लेना चाहता था, इसलिए मैंने गाइड की बुकिंग की अपने स्तर पे। जो भी फीस होती है आप उनको पे कर सकते हैं, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। मैं उनकी फ़ीस के बारे में नहीं बताऊंगा, मोबाइल नंबर नीचे दे रहा हूँ। और बहुत से गाइड यहाँ होते हैं। मैंने फ़िलहाल गौरव सिंह को हायर किया था, अभी तक वही आपको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे, मुझे समझा रहे थे कि चीज़ों को, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कि ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, क्या नहीं करता है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई। अब वापस मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप खाने पीने की चीज़ें थोड़ा सा दूर हट के खाइए, क्योंकि सारनाथ के सामने इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं खाने की। मैंने अपने ब्लॉग में भी आपको दिखाया था, मज़ा नहीं आया, समझ लीजिए बहुत दिक्कत हुई। तो ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में।